प्रीलिम्स के लिए 3 टिप्स अगर मुझे कहनी है तो एक है रिवीजन, दूसरा है मॉक पेपर्स और तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तब आप बिल्कुल ये सोच के ना करें कि किस स्टेज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में कलेक्टिवली ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बिल्कुल लास्ट के 2 मंथ्स में जाके आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही हमेशा, तो आप सब करने के चक्कर में वो बेसिक चीज़ों से कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं जो कि मार्क्स फेचिंग होती हैं। मैम 16 सितंबर से फिर से जो है कि मेंस होने जा रहा है 2022 का, तो अभी एस्पिरेंट जो आपको सुन रहे हैं उनको अभी मेंस के लिए मतलब क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने आंसर राइटिंग को और बेहतर कर सके? तो जितना बड़ा आप ड्रीम करेंगे उससे भी ज़्यादा मेहनत कीजिए और हर चीज़ अचीवेबल है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सबको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ गामिनी सिंघला मैम है। मैम को आप सभी जानते हैं कि मैम का यूपीएससी 2021 में 3rd रैंक आया था। मैम समझानेंगे मैम की जर्नी क्या है, स्ट्रगल क्या रहा है, मोटिवेशन क्या रहा है और कौन कौन सा कंटेंट और कौन कौन सा बुक लिस्ट वगैरह मैम ने फॉलो किया है। यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, आप अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू। जैसे कि आपने बताया कि इस साल यूपीएससी में भगवान की कृपा से मुझे 3rd रैंक मिली है और मैं 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और मैं पंजाब से हूँ, आनंदपुर साहिब से, और दोनों मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं हिमाचल गवर्नमेंट में। एकेडमी के दिनों में आप कैसे थी, कैसा परफॉर्मेंस आपका हुआ करता था? मैं एकेडमिकली हमेशा से ही कोशिश करती थी कि अच्छा परफॉर्म किया जाए और टॉप 3 में रहती ही थी मोस्टली अपने क्लासेस में भी। और कॉलेज के दौरान मैंने एकेडमिक्स के साथ साथ काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी किए, क्योंकि मुझे लगता है वो भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करके फिर आप डिसाइड कर पाते हैं आपको क्या पसंद है। ओके मैम, यूपीएससी में आपका अटेम्प्ट और सब ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा था? यूपीएससी में ये मेरा 2nd अटेम्प्ट है और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। जी मैम, इंजीनियर होने के बावजूद भी आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि अब हमें जो एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर? जी, पहले तो आई थिंक ये मिथ है कि सिर्फ इंजीनियरिंग लोग आ रहे हैं। आई थिंक हर तरह के बैकग्राउंड के लोग आजकल यूपीएससी तो वो आ रहे हैं इंजीनियर्स। जी, तो आई थिंक ये इसलिए है क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत सारी डाइवर्स ऑप्शंस भी आपके लिए खुली रहती हैं और आप देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किधर है। तो मैंने जब इंजीनियरिंग ली उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना दायरा बढ़ाना चाह रही हूँ और कुछ ऐसी सर्विसेज में जाना चाह रही हूँ जिसमें लोगों को हम डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकें। एंड आई थिंक सिविल सर्विसेज एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है बहुत सारे डाइवर्स फील्ड्स में काम करने की और ग्रास रूट लेवल पे काम करने की। आई थिंक वो मेरी मेजर मोटिवेशन रही है। ओके मैम, जब पीडीएफ आपने खोला होगा, होली पीडीएफ कहा जाता है एस्पिरेंट के गलियारों में, तो उसमें 3rd रैंक जब आपने देखा तो पहला रिएक्शन आपका क्या था और किसे डेडिकेट करना चाहते हो? जी, पहला रिएक्शन तो ये था कि रोल नंबर देखा जाए कहीं बाई चांस किसी और नाम से सेम वो हो रैंक। और डेडिकेशन तो मैं अपने पूरी फैमिली को अपना ये रैंक, बिकॉज हम लोग तो सिर्फ सामने रहते हैं, हमारी जो सपोर्ट टीम होती है वो पीछे से जब तक वो स्ट्रांग नहीं है तब तक हम नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स और मेरा ब्रदर, इवन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के विशेज़, इन सब लोगों का साथ हमेशा रहा है, तो उन्हीं को डेडिकेटेड है ये। जी मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्या रहा था? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था और उसी के कारण मेरा एक अटेम्प्ट गया। ओके मैम, 2nd अटेम्प्ट में आप इतनी अच्छी रैंक लेके आई हैं, तो मैं आपसे प्रीलिम्स के लिए 3 टिप्स सबसे पूछना चाहूँगा कि 3 टिप्स आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या बताना चाहोगे एस्पिरेंट को? प्रीलिम्स के लिए 3 टिप्स अगर मुझे कहनी है तो एक है रिवीजन, दूसरा है मॉक पेपर्स और तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और न्यूज़पेपर रीडिंग। ओके थोड़ी सी बुक लिस्ट वगैरह बताइए, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गए, नितिन सिंघानिया हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, तो सारे लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं, किसी कोचिंग का नोट से आपने फॉलो किया हो कंटेंट, तो वो कौन कौन सा रहा है? जी, मैंने आज सच किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई कंटेंट फॉलो नहीं किया था। तो अगर कोई टॉपिक्स मुझे लग रहे थे कि बुक्स में नहीं कवर्ड हैं तो मैं उनको सिंपली गूगल कर लेती थी और किसी भी वेबसाइट पे अगर अच्छे से एक्सप्लेन्ड है तो 2-3 वेबसाइट्स हमने देख ली, तो जिस पे भी मेरे को लगता था कि बहुत डेप्थ में अच्छे से कवर किया है तो मैं उसको नोट कर लेती थी अपने पास। एक पर्टिकुलर कोई नोट्स नहीं फॉलो किए थे मैंने। मैम, तैयारी के दिनों में आपका टाइम टेबल क्या हुआ करता था? मॉर्निंग से लेकर रात तक रूटीन कैसा फॉलो करते थे? जी, तो अगर मैं विस्तार में
ना बताते हुए छोटे मैं बताऊँ तो मैं मॉर्निंग पर्सन ही थी, तो मुझे सुबह पढ़ना बहुत पसंद था क्योंकि मुझे लगता था कि सुबह-सुबह माइंड बहुत फ्रेश रहता है। तो मैं सुबह 5 बजे उठने का ट्राई करती थी और उठ ही जाती थी मोस्टली और फिर उसके बाद 10 बजे तक मैं अपनी 3 साढ़े 3 घंटे की सिटिंग देने की पूरी कोशिश करती थी और फिर उसके बाद थोड़ी-सी ब्रेक ले ली, फिर 1-2 घंटा फिर ब्रेक ले ली, तो इसी तरह से ब्रेक्स के साथ-साथ अपना काम करती रहती थी। और शाम का टाइम मैं थोड़ा फ्री रख लेती थी, वॉक वगैरह पे चले गए और फिर आके फिर से थोड़ी देर पढ़ाई कर ली। ओके मैम, जो नए एस्पिरेंट होते हैं वो डिलेमा में होते हैं कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करिए, तो उसको कैसे वो करें? तो मुझे लगता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तब आप बिल्कुल ये सोच के ना करें कि किस स्टेज के लिए कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी में कलेक्टिवली ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बिल्कुल लास्ट के 2 मंथ्स में जाके आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा फैक्चुअल है तो वो प्रीलिम्स के लिए आप कर लें। अदरवाइज़ एक होलिस्टिक मैनर में आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए और मेमोराइज़ेशन पे ध्यान दीजिए। मैम जैसे कि आपने मेमोराइजेशन का नाम लिया है, तो उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जो रिवीजन टेक्निक होती है, वो उसको कैसे आपने फॉलो किया था? रिवीजन की कोई एक टेक्निक नहीं है, तो हर किसी को डिफरेंट तरीके से चीज़ें याद होती हैं। कुछ लोगों को बोलकर होती हैं, कुछ लोगों को लिखकर होती हैं या कुछ लोगों को बार-बार सेम चीज़ सिर्फ़ आपने पढ़ कैसे लेने से। परफॉर्मेंस किया था? तो मेरे लिए तो मैं बार-बार जब चीज़ें पढ़ लेती थी, तो एक ही बुक को काफ़ी बार रिवाइज़ कर के, तो उसके कारण मुझे धीरे-धीरे वो विजुअल्स बनने लग गए और चीज़ें याद रहने लग गई। मैम मार्केट में इतने सारे कंटेंट है कि उसमें फ़िल्टर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मतलब एस्पिरेंट कौन-सा वो टेक्निक्स फ़ॉलो करे कि कम बुक्स रखे? कहा जाता है कि जितने मिनिमाइज़ आप बुक्स और कंटेंट रखोगे उतना सही है। तो उसके लिए क्या वो स्ट्रैटेजी अपनाएँ? जी, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, बट उसके अलावा कोई भी नया मटीरियल आ रहा है तो उसके पीछे भागिए मत। तो आप अगर स्टैंडर्ड बुक्स को भी बहुत अच्छे से कर लें और जैसे कि मैंने बताया कुछ और टॉपिक्स जो मिसिंग रहते हैं उनको आप अच्छे से ऑनलाइन जाके ऑनलाइन रिसोर्सेज़ के माध्यम से पढ़ें, तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही हमेशा। तो आप सब करने के चक्कर में वो बेसिक चीज़ों से कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं जो कि मार्क्स फेचिंग होती हैं। तो आप उन बेसिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करें और अपने सोर्सेज़ जो हैं इस तरह से लिमिटेड रखें कि कवर सब कुछ हो जाए, बट एक टॉपिक को 2-3 जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो मैम यूपीएससी का सिलेबस भी बहुत वास्ट है। उसको डिकोड कैसे किया जाए? मतलब उसको सॉफ्ट टॉप की में कैसे उसको वो किया जाए? तो प्रीलिम्स का सिलेबस तो एक ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, बट आई थिंक मेंस मेंस का सिलेबस बहुत डिफाइंड है। तो उसको डिकोड हम ऐसे ही कर सकते हैं कि एक-एक कीवर्ड पर हम ध्यान दें। तो कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो कीवर्ड को हम एसोसिएट करें कि ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक-एक टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बुक्स में जब आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान दें कि ये टॉपिक पूछा गया है। तो इसी तरह से आप डिकोड कर सकते हैं लाइन बाय लाइन जाके। जी। मैम मैं आंसर राइटिंग की बात करी जाए तो स्टार्टिंग के समय में आंसर राइटिंग जो करना होता है तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसमें मतलब उतना रिचनेस नहीं हो पाता है। जी, समय के साथ वो स्किल डेवलप हो जाता है। जी। तो उसमें किन-किन बातों का मतलब ख़ास ध्यान रखा जाए? आंसर राइटिंग में सबसे पहले आप अपना कंटेंट एनरिच करने पे फ़ोकस कीजिए और धीरे-धीरे ही होगा वो आपने जैसे बताया प्रैक्टिस के थ्रू जब आपकी बेसिक्स क्लियर हैं, फिर आप उसको कंपेयर कीजिए जो आंसर उन्होंने दिया है और आप टॉपर्स के साथ अपने आंसर्स को कंपेयर कीजिए और देखिए कि किस और तरीके से आप एग्ज़ाम्पल्स कोट कर सकते हैं, तो वो धीरे-धीरे होगा। फिर उसके बाद आप टाइम कंप्लीशन पे भी ज़ोर दें, तो एक बारी आपका कंटेंट अच्छा हो गया है, फिर आप अपनी प्रैक्टिस के थ्रू अपना टाइम कंप्लीशन पे ज़ोर दें। वो भी जितने ज़्यादा मॉक्स आप करेंगे उतना जल्दी आपको चीज़ें समझ भी आएँगी, टाइम पे भी आप कंप्लीट करेंगे और आपका कंटेंट भी एनरिच हो जाएगा। मैम आंसर राइटिंग पे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वो कौन-सा फॉर्मेट होना चाहिए? बुलेट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, पैराग्राफ आपने किस तरीके से उसको कॉपी को आप लिखा करती थी? जी, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म आप अपनाएँगे तो ही आप क्लियर कर सकते हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग बुलेट और पॉइंट फॉर्मेट में ही मैं लिखना पसंद करती थी क्योंकि उसमें टाइम भी कम होता है, तो पॉइंट्स में आप थोड़ा जल्दी अपनी बात को फटाफट लिख सकते हैं। जी। मैम 16 सितंबर से फिर से जो है कि मेंस होने जा रहा है 2022 का। तो अभी एस्पिरेंट जो आपको सुन रहे हैं, उनको अभी मेंस के लिए मतलब क्या करना चाहिए? कैसे वो अपने आंसर राइटिंग को और बेहतर कर सकें? जी, तो मेंस के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फुल मॉक टेस्ट दें, उधर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपने ऑप्शनल पे काफ़ी अच्छे से फ़ोकस करें और उसको कॉम्प्रिहेंसिवली याद करने की भी कोशिश करें, जो थिंकर्स या जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं और फुल टेस्ट मॉक्स दें रादर देन कि आप 3-4 आंसर्स रोज़ लिख रहे हैं बिकॉज़ आपको उस फॉर्मेट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट दिल्ली नहीं आ सकते हैं, गाँव में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, कहीं इनके प्रिविलेज भी नहीं, उनके पास उतने पैसे भी नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो एडमिशन ले सकें। तो क्या पॉसिबल है कि नहीं बिना कोचिंग के?
जी, बिल्कुल पॉसिबल है और मैंने भी 2020 ऑनवर्ड सेल्फ स्टडी ही की है 2 साल से और मुझे नहीं लगता है कि अब कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण सब कुछ अवेलेबल है आपके पास ही। तो आप अगर कहीं बैठे हैं तो आई थिंक ये इस कारण निराश ना हों कि हम दिल्ली नहीं आए हैं। तो मैं कभी भी दिल्ली नहीं आई हूँ अपनी प्रिपरेशन के दौरान, सिर्फ़ मॉक इंटरव्यूज़ देने के लिए आई थी। तो ये एक मिथ है कि आपको आना ज़रूरी है। ओके मैम, डिमोटिवेशन आपको होता था जैसे पहले अटेम्प्ट में आपको डिमोटिवेशन हुआ होगा जब आपका प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं हुआ, तो बहुत पर्सनल और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सब अपने तरीके से उसको हैंडल करते हैं, तो जो एस्पिरेंट है उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं डिमोटिवेशन को? डीमोटिवेशन का पहले तो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। अगर डीमोटिवेशन का रीज़न है कि आपके लो मार्क्स हैं, तो आप डीमोटिवेशन से ध्यान हटा के अपने लो मार्क्स पे ध्यान रखिए कि उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, गलती कहाँ रह रही है। कई बार पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उसके लिए आप ब्रेक्स का सहारा लीजिए और रिजुविनेट करने के लिए जो भी चीज़ म्यूज़िक मुझे पसंद था, तो मैं उसका सहारा लेती थी, कई बार ब्रेक्स पे चली जाती थी। तो डीमोटिवेशन आती है, रेगुलरली भी आती है, बट धीरे-धीरे आपको अपने काम पे फ़ोकस बना के और उसको मैकेनिकली काम करते रहना है और इतना ध्यान नहीं देना है कि क्या डिमोटिवेशन क्यों है, कैसे चल रही है और थोड़ी लंबी जर्नी है, तो आपको मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि मेंटल प्रिपरेशन इज़ हाफ ऑफ द गेम और वो अगर आप अपनी पहले से स्ट्रेंथ बिल्ड कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली का सहारा लें, जब आपको लो फेज़ आ रहा है आपका, तो उनके पास आप जाएँ। मैं भी अपनी फैमिली से बात किया करती थी, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आप में कॉन्फिडेंस शो करते हैं। तो इस तरह से आप इसको टाइड ओवर कर सकते हैं। ये मैम लास्ट आपसे सवाल कि जो भी आपको एस्पिरेंट सुन रहे हैं उनके लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहोगे, और खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि आप खुद एक महिला हो, इतनी अच्छी रैंक है आपकी? तो सब एस्पिरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन एक एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है कि आप एक पॉजिटिव और सही माइंडसेट से ऑनेस्ट प्रिपरेशन करें, अपने साथ ऑनेस्ट रहें और जो यंग महिलाएं इसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं, उनके लिए यही है कि आप ये मत सोचिए कि आप बड़ा अचीव नहीं कर सकती हैं, तो अपने ड्रीम्स को आप इसलिए मत कम तोलिए कि आपका जेंडर ये है या फिर आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो जितना बड़ा आप ड्रीम करेंगी उससे भी ज़्यादा मेहनत कीजिए और हर चीज़ अचीवेबल है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सबको। थैंक यू सो मच गामिनी सिंगला मैम कि आप आईएएस बनने जा रहे हो। अब उम्मीद है आपसे सारे सोसाइटी के और जो भी लोग हैं कि आम जनमानस के लिए, निचले तबके के जो भी लोग हैं, उनके लिए आप अच्छे नीति निर्माता के तौर पे आप साबित होंगे। आपको जरूर इस कामना करता हूँ। तो आपने दोस्तों मैम को सुना, मैम ने अपनी स्ट्रेटेजी और जर्नी शेयर किया। तो यदि आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सपोर्ट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैम थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।